आज हम लोग क्लास 9th का सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का सेकेंड पार्ट देखेंगे। ठीक है, हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में जितने भी सेल का डिस्कवरी हुए थे, न्यूक्लियस का डिस्कवर हुआ था, प्रोटोप्लाज्म का डिस्कवर किए थे, ये सब सारे डिस्कवर जो जो किए थे उनके नाम देखे थे। तो उसके लिए फर्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, तो आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो सेल थ्योरी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जो सेल थ्योरी है, देखिए सेल थ्योरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से कर लेना। अब देखो समझो इसको, द सेल थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय टू बायोलॉजिस्ट। दो बायोलॉजिस्ट ने सेल थ्योरी फर्स्ट ले दिया। एक थे स्क्लेडन, स्क्लेडन ने 1838 में, डेट हमेशा याद रखना, समझे ना। तो स्क्लेडन ने 1838 में एंड सिवान ने 1839 में। इन लोग दोनों ने क्या बोला ना कि अकॉर्डिंग टू देम ऑल द प्लांट एंड एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल। इन लोगों ने क्या बोला कि भाई जितने भी प्लांट एनिमल तुमको दिख रहे हैं ना, वो सब सब किस चीज से बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। ठीक है, जितने भी तुमको दिख रहे हैं। ओके, और दूसरा क्या बोले कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, कि जितने भी लाइफ का जो स्टार्टिंग है सब सेल से ही हुआ है। ठीक है, स्क्लेडन एंड सिवान ने क्या बोला कि जितने भी प्लांट एंड एनिमल हैं, ऑल द प्लांट एंड एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल। और दूसरा क्या बोला कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट आते हैं वर्च्यू, डिस्कवरी करते हैं। ठीक है, ये वर्च्यू आते हैं, बायोलॉजिस्ट ये भी होते हैं वर्च्यू। वर्च्यू ने 1855 में क्या बोला कि नहीं, ये बोले कि बताओ सेल कहां से आया। ठीक है, एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि बताओ तो सेल कहां से आया। तो इन्होंने बोला ना कि ऑल द सेल अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब जितने भी सेल हैं अपने पुराने वाले सेल से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो होता क्या है, जैसे मान लो ये सेल है, ये डिवाइड करके दो ठे सेल बनाया, ठीक ना, और ये डिवाइड करके दूसरा बनाया, अब ये डिवाइड करके दूसरा बनाया। ठीक है, तो पूछेंगे कि ये दोनों सेल कहां से आए, तो इससे अपने पुराने वाले सेल से। अब भाई ये कहां से आया, तो इससे आया। लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन और होगा कि सर बताओ ये कहां से आया। तो ठीक है, लेकिन जब जानते हो कि जब फर्टिलाइजेशन होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट मिलते हैं, तो वहां पे हमारा जाइगोट फॉर्मेशन होता है, जो फर्स्ट सेल होता है। ठीक है, और जाइगोट से ही 9 मंथ में ग्रो करके वो सेल डिवाइड कर करके पूरे बॉडी को तैयार होता है और फिर बर्थ होता है बच्चे का। ठीक है, तो ये जाइगोट क्या होता है, वैसे ही हर एक प्लांट में अलग मेथड है, एनिमल में अलग मेथड है। ठीक है, तो वैसे ही तो वर्च्यू ने क्या बोला इन 1855 कि ऑल द सेल अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, कि जितने भी सेल है अपने पुराने वाले सेल से हैं। तो दोनों को मिलाकर फिर इसको मॉडिफाई कर दिया गया सेल थ्योरी को। फिर क्या बोला गया भाई कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, वो सब सेल से बने हुए हैं और प्रोडक्ट ऑफ सेल हैं। और ऑल द सेल आर अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। दो सेल थ्योरी आया। ठीक है, पहला आया कि जितने भी प्लांट एंड एनिमल है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, सब सेल से बने हुए हैं। और दूसरा क्या आया कि जितने भी सेल है वो अपने पुराने वाले सेल से आए हैं। यही सेल थ्योरी था। ठीक है, तो इसको आप, हमको लगता है कि समझ गए होगे। ठीक है, और नहीं समझे होगे तो बता देना, फिर से वीडियो बैक करके देख लेना, समझ आ जाएगा। ठीक, अब देखो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ सेल, कि सेल के नंबर पे दो टाइप्स के ऑर्गेनिज्म को बांटा गया है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल, एक होता है यूनिसेलुलर, एक होता है मल्टीसेलुलर। भाई यूनिसेलुलर वैसे ऑर्गेनिज्म को कहेंगे जो सिंगल सेल से बने हुए हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बना हुआ है उसको यूनिसेलुलर बोलेंगे। ठीक है, और वैसे ऑर्गेनिज्म जो मल्टीपल सेल से बने हैं उनको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। समझ आ रहा है ना। ठीक है, तो यूनिसेलुलर क्या है, दीज ऑर्गेनिज्म आर द सिंगल सेल्ड विच परफॉर्म ऑल द फंक्शन। लेकिन ऐसा नहीं है, बोलोगे कि सर उन लोग अपना परफॉर्म बॉडी पर कैसे करेगा, रिप्रोडक्शन कैसे करेगा, एक्सक्रीशन कैसे करेगा, रेस्पिरेशन कैसे करेगा, डाइजेशन कैसे करेगा, वो सिंगल सेल से ही सारा काम करता है। ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं ना भाई कि जो सिंगल सेल से बना हुआ है, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया एंड बैक्टीरिया हो गया, ये सब। और मल्टीसेलुलर किसको बोलेंगे, वैसे ऑर्गेनिज्म जो मल्टीपल सेल से बने हुए हैं। आप लोग मल्टीपल सेल देखे हो, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, हम लोग हो गए मल्टीसेलुलर, कैट हो गया, डॉग हो गया, काऊ हो गया, जो भी आसपास आपको ऑर्गेनिज्म दिखते हैं, जो बड़े बड़े प्लांट दिखते हैं, ये सब सब क्या है, ये सब सब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो मल्टीपल सेल से बने हैं, बहुत सारे सेल से बने हैं, तो उनको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और वैसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बने हैं उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, हमको नहीं लगता कि इसके बाद आप लोगों को डाउट होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग सेल का साइज। ठीक है, सेल का साइज बहुत जरूरी है। कोई पूछ दे कि सेल का साइज कितना होता है, लार्जेस्ट सेल पहले कौन होता है, तो क्या बोलोगे, लार्जेस्ट सेल कौन होता है, ऑस्ट्रिच एग। जो ऑस्ट्रिच का एग होता है, देखो कभी, देखो यहाँ पे ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच एग होता है ये, ऑस्ट्रिच एग है। ठीक है, तो ये क्या है, लार्जेस्ट सेल।
फिर कोई पूछेगा लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट मतलब तो हो गया बड़ा, कि बड़ा सेल भाई ऑस्ट्रिच एग है। लेकिन कोई पूछे कि बताओ लॉन्गेस्ट सेल कौन है, ठीक है, तो क्या बोलोगे, ह्यूमन नर्व सेल्स। जो नर्व सेल्स होते हैं ना, ये इसका साइज जानते हो 1 मीटर तक होता है, अप्रोक्स 1 मीटर तक इसका साइज होगा। तो किसी से बताना कि लॉन्गेस्ट सेल जो होते हैं ना सर, वो न्यूरॉन होते हैं, नर्व सेल होते हैं जो 1 मीटर के होते हैं, और जो लार्जेस्ट सेल होता है ऑस्ट्रिच होता है। अब कोई पूछेगा फिर कि बताओ सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन होता है, सबसे छोटा सेल कौन होता है, तो पीपीएलओ, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट सेल इज पीपीएलओ, क्या आता है, माइकोप्लाज्मा में होता है। इसका साइज जो होता है ना 0.3 माइक्रोमीटर होता है। माइक्रोमीटर में पता है इन लोगों को क्यों कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि ये माइक्रोस्कोप से ही दिखेंगे ना, ठीक है। तो ये तो नेक्ट आई से दिखेंगे नहीं, इतने ज्यादा छोटे होते हैं। तो फिर आप इसको देखो, जो द नॉर्मल साइज ऑफ ह्यूमन सेल, अगर हम लोगों की बात करें कि ह्यूमन सेल का नॉर्मल साइज कितना होता है, तो 20 to 30 माइक्रो होता है, जो ह्यूमन सेल का साइज है। और जो लार्जेस्ट ऑस्ट्रिच एग होते हैं, लार्जेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल कौन होता है, नर्व सेल, स्मॉलेस्ट सेल कौन होता है, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। एंड बैक्टीरिया, जानते हो कि बैक्टीरिया हर जगह होते हैं, बैक्टीरिया का जो साइज होता है ना वो 3 to 5 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। देखो, एंड द वायरस इज स्टिल स्मॉलर एंड दे डू नॉट हैव अ सेलुलर स्ट्रक्चर। वायरस जो होता है ना, इसमें सेलुलर स्ट्रक्चर तो होता ही नहीं है, ये तो उससे भी बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। और लॉन्गेस्ट लिविंग सेल इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है, नर्व सेल, अभी बताया ना, यहाँ पे देख लो नर्व सेल, ठीक है। और ह्यूमन रेड ब्लड सेल, हम लोग का जो ह्यूमन रेड ब्लड सेल, जो हम लोग का ब्लड सेल होता है, आरबीसी होता है, उसका जो सेल का साइज होता है, उसका डायमीटर कितना होता है, 7 to 7 माइक्रोमीटर, समझे। तो ये सब ऐसे कैलकुलेट किया जाता है, ये सब नंबर्स देख लेना आप लोग, ठीक है। और जिसको भी नोट्स चाहिए होगा एक बार कमेंट कर देना, मिल जाएगा, ओके। अब देखो शेप एंड द साइज ऑफ द सेल। देखो जरूरी नहीं है ना, जो सेल का शेप होता है उनके फंक्शन पे डिपेंड करता है कि सेल का फंक्शन क्या है। अब बोलोगे कि सर रेड ब्लड सेल को आप देखो, रेड ब्लड सेल का जो शेप होता है वो ओवल होता है, गोला होता है। क्यों गोला होता है, क्योंकि उसको मूव करना है, आर्टरीज में, वेन्स में मूव करना है, इसलिए वो गोला। जैसे चक्का कैसे होता है, गोला गोला ऐसा ऐसा होगा, देखो ना यहाँ पे है दिया हुआ, ठीक है, यहाँ पे देख लो कैसे गोला गोला दिया हुआ, ठीक है। तो ये जो होता है गोला गोला होगा, ओवल शेप का होता है। और साइज देखो जरूरी नहीं है कि अगर देखो मान लो कि एलिफेंट है, वेल है, तो ये जरूरी नहीं है कि अगर हाथी है तो उसका सेल भी बहुत बड़ा बड़ा होता होगा, ये जरूरी नहीं है। हाँ सेल के नंबर्स ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन सेल का जो वो है साइज है, वो जरूरी नहीं है कि हाथी अगर बड़ा ऑर्गेनिज्म है, कि एलिफेंट बड़ा ऑर्गेनिज्म है तो बड़ा रहे, ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो द सेल एंड द साइज ऑफ द सेल इज डिफरेंट अकॉर्डिंग टू देयर द फंक्शन। तो जो सेल और का शेप होता है और जो सेल का साइज होता है उनके फंक्शन पे डिपेंड होता है कि वो कैसा होगा। देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेवल इन ए सेल, ठीक है। अब देखो द ईच सेल हैज सर्टेन काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म टू परफॉर्म ए डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन। सेल में देखो बहुत सारे सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके बारे में। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्गी बॉडी होता है, राइबोसोम होता है। तो सेल के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग को डिटेल में पढ़ना है, ठीक ना, ओके। अब देखो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। 2 टाइप्स के सेल होते हैं, ठीक है। कौन कौन होता है सेल का साइज, देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि जो सेल का आप देखोगे तो इसका जो डिफरेंसेस है ना वो बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। जो सेल का साइज होता है, ये जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक है ना, ये बहुत बार, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 9th में। हर एक एग्जाम में कभी भी इसका डिफरेंसेस पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बस इतना समझो ना कि प्रोकैरियोटिक उसमें होते हैं ना जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होंगे, और यूकैरियोटिक ऐसे बोलते हैं जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। एक में देख रहे हो कि न्यूक्लियस नहीं है, एक में है, ठीक है। अब इसका डिफरेंसेस समझने के लिए इसको देखो, इसका डिफरेंसेस बहुत जरूरी है। द साइज, प्रोकैरियोटिक जो सेल होते हैं ना, जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनके साइज बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है इनके साइज उससे बड़े होते हैं, लार्जर होते हैं। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस आपका एब्सेंट होता है, दिख रहा है क्या इसमें, न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। न्यूक्लियस देखो एनिमल सेल में बीच में होता है और
प्लांट में पेरिफेरल होता है, उसको भी बताएंगे क्या होता है। बस इतना समझो कि प्रोकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, यूकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होते हैं। प्रोकैरियोटिक का सेल का साइज जो होता है ना छोटा होता है, और यूकैरियोटिक के सेल का साइज बड़ा होता है। इट कॉन्टेन्स सिंगल क्रोमोसोम एंड इसमें मोर देन वन क्रोमोसोम। इसमें प्रोकैरियोटिक में एक क्रोमोसोम होता है, लेकिन जो यूकैरियोटिक है उसमें एक से ज्यादा क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम बोलोगे सर किसको बोलते हैं? क्रोमोसोम में ही हमारे कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों के मम्मी और पापा से 46 क्रोमोसोम मतलब कैरेक्टर्स आते हैं, ठीक है। तो उसमें उससे पता चलता है। तो इसमें जो होता है ना क्रोमोसोम सिंगल होता है, इसमें वन से ज्यादा क्रोमोसोम होता है यूकैरियोटिक में, ठीक है। बस प्रोकैरियोटिक समझो ना कि प्रोकैरियोटिक के सबसे बैक्टीरिया ये सब बने होते हैं, और जितने भी हम लोग मल्टी ऑर्गेनिज्म सेल दिख रहे हैं, जैसे हम लोग हो गए, ह्यूमन हो गए, जितने भी बड़े बड़े जानवर आपको ये सब दिख रहे हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये सब क्या है? यूकैरियोटिक सेल से बने हुए हैं, ठीक है। न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट, इसमें न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स, हर एक सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स ऊपर से भी एक मेम्ब्रेन से कवर रहता है। तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल में देखोगे ना, यूकैरियोटिक सेल में कि मेम्ब्रेन कवर रहता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन कवर नहीं रहता है, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस बहुत जरूरी है, इसके डिफरेंसेस को आप देख लेना, याद कर लेना, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यूकैरियोटिक का सेल कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक का कैसा होता है। यूकैरियोटिक में देखोगे बहुत सारे चीज है, सेल ऑर्गेनेल्स है, यहाँ पे देख लो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सब बहुत कुछ मिलेंगे। यहाँ पे न्यूक्लियस देख लो, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, लेकिन इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था डिफरेंस, इसको आप लोग देख